आपका ओरिएंटेशन सेशन ACCA न्यू बैच से रिलेटेड जून 2025। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम सेशन करें इंशाल्लाह। तो आपको कम्युनिकेट किया गया होगा कि 28 से इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सही है। सो हम स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले एक वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू क्रिस्टन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड टू ACCA प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले ACCA एब्रीविएशन, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। आपके बीच में से भी कुछ लोग शायद ACCA के बैठे हैं या शायद कुछ क्वालिफाइड भी हो, शायद कुछ लोग आपके सीनियर्स हो। सही है, ये भाई बैठे हैं वो हंसने लगे हैं। सही है, ये भाई मुझे जानते हैं। तो ये माशाल्लाह इनके अच्छी खासी एग्ज़ाम्स क्लियर हो गई हैं। सही है, तो इनके भाई आप इनके भाई हैं ना? सही, आपका नाम? मैं सारों से बारी बारी पूछूंगा। सही है, पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन करा लूँ तो फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, माय नेम इज़ मोहम्मद उमेर जान। ये एक जनरल ओवरव्यू है मेरे बारे में। आई एम एन ACCA क्वालिफाइड प्रोफेशनल अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ACCA ट्यूटर मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स। मैं आगे इंशाल्लाह एक और स्लाइड है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि ACCA में मेनली आप 5 एरियाज़ के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। यानी आपकी जो 17 एग्ज़ाम्स है वो ओवरऑल डिवाइड होते हैं 5 एरियाज़ के ऊपर। सही है, तो कुछ ऐसे होते हैं कि एक एरिया के ऊपर उन्होंने 5 सब्जेक्ट्स बनाए होते हैं, कुछ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं, कुछ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ओवरऑल 5 एरियाज़ है। उसमें एक जो एरिया है वो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। तो उसके जो पेपर्स है MA1, फिर MA2, उसके बाद FMA। सही है, उसके बाद 2 आगे स्किल्स में है और फिर उसी तरह 2 आगे आपके प्रोफेशनल्स में है। तो टोटल 3 लेवल्स है, वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको इंशाल्लाह वही पढ़ाने हैं। हैविंग प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 3 years प्लस टीचिंग कॉर्पोरेट दोनों को मिला के। सही है। साथ साथ जो आपने अगर ऑडिट फर्म्स के नाम सुने हैं, बिग 4, PwC, KPMG, EY, कुछ लोग अगर आप में से किसी को अगर नॉलेज हो तो उसमें से PwC में मैं काम करता हूँ एज एन ऑडिटर। साथ साथ यहाँ पे मैं विजिटिंग फैकल्टी मेंबर भी हूँ। सही है, वो मैंने नीचे लिख दिया। अचीवमेंट्स, ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को हो अंदाज़ा हो कि भाई अगर हम कहीं से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, किस किस्म की हम पढ़ाई कर सकते हैं, किस लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि इंसान को सामने से सेटिस्फेक्शन भी हो। सही है। तो एज अ स्टूडेंट मेरा जो पहला पेपर था ACCA में, जो अभी आप लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, FA1 MA1, सो मेरे 100% मार्क्स आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरा ग्लोबल टॉप था, वर्ल्ड वाइड टॉप। सारे ACCA के एग्ज़ाम्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिफाइड इन अ शॉर्ट टाइम स्पेन ऑफ 2 and 3 months। सही है, नॉर्मल ड्यूरेशन है 3 to 4 years। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से 2.5 साल तक कवर हुआ। आप लोग भी कर सकते हैं। इसी चीज़ के ऊपर हम इंशाल्लाह आगे डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ ताकि आगे अगर हम कोई बात करें तो आप कनेक्ट कर सकें। सही है। गॉट इंडक्टेड इन वन ऑफ द बिग 4 फर्म। आगे बढ़ते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ACCA। ACCA स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ACCA बॉडी कहाँ की है, कैसे ऑपरेट करती है, इसमें कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, जॉब्स कितने हैं, इनके प्लेयर्स कितने हैं, कौन कौन से कंपनीज है जो इधर जॉब्स ऑफर करती हैं। तो वो ये आपके सामने एक स्लाइड है जो कि ACCA के वेबसाइट पे भी आपको मिलेगी कि ACCA ऑलमोस्ट 1904 में कुछ अकाउंटेंट्स मिलके यूके में एक कंपनी थी, वहाँ के कुछ अकाउंटेंट्स मिलके 3-4 अकाउंटेंट्स, और उन्होंने एक बॉडी टाइप बनाई, एक एजुकेशनल बॉडी, जिसका उन्होंने नाम रखा है ACCA। सही है। और उन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट कराया कि भाई हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे, हम सब्जेक्ट्स रखेंगे, लोगों को अकाउंटिंग के बारे में समझाएंगे, पढ़ाएंगे, ताकि उन्हें अकाउंटिंग की दुनिया की समझ आए। सही है। अगर आप सोचें तो पाकिस्तान जो है वो अक्सर औकात ये न्यूज़ वगैरह पे भी आपने अगर सुना हो तो जो डिबेटर्स होते हैं, जो डिबेट्स करते हैं, तो अक्सर औकात ये एक फ़नी सी बात होती है कि पाकिस्तान के जो मैथमेटिशियंस होते हैं बड़े कमज़ोर किस्म के होते हैं, अकाउंटिंग इनकी ख़राब होती है। सही है। लेकिन आजकल का जो दौर है 2000 के बाद, अब पाकिस्तान के अकाउंटेंट्स पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि यहाँ हम अकाउंटिंग बहुत इन डेप्थ पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ के जो अकाउंटेंट्स हैं वो बाहर दुनिया में भी अगर आप जाएँ, आप गल्फ़ साइड पे अगर आप जॉब करने जाएँ, आप यूके साइड पे जाएँ, यूरोपियन साइड पे जाएँ, यूएस भी इवन जाएँ, तो वहाँ पे पाकिस्तानी जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी बड़ी मांग होती है। सही है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। नो वी आर इन 180 कंट्रीज़
एंड काउंटिंग बढ़ती जा रही हैं। ACCA 180 प्लस कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है और 180 प्लस कंट्रीज़ में ये ACCA के जो सब्जेक्ट से पढ़ाए जाते हैं और इसके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। यानी 180 प्लस कंट्रीज़ में इसके स्टूडेंट्स हैं और 180 प्लस कंट्रीज़ में इसके स्टूडेंट्स जॉब्स भी कर रहे हैं। जो लोग या स्टूडेंट लाइफ में या स्टूडेंट से निकल के आगे फिर आ जाएं आप। सो 180 प्लस कंट्रीज़ में ACCA रिकॉग्नाइज्ड है और यहाँ पे लोग जॉब्स भी कर रहे हैं। तो मीन्स के ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी ACCA अगर आप करें तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये हम आगे भी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 252,000 ACCA मेंबर्स, ये करंट जो डेटा है एनालिटिक्स से उसके मुताबिक 252,000 ACCA मेंबर का मतलब ये है कि आपके 17 एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएं प्लस 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस वो भी आप लें तो आप ACCA मेंबर बन जाते हैं। वो मैं आगे आपको रूट समझाऊंगा डिटेल में, सही है। तो जो ACCA क्वालिफाइड मेंबर्स हैं वो अभी के काउंटिंग के मुताबिक दुनिया में 2,52,000 मेंबर्स हैं करंट, सही है। और 526,000 फ्यूचर मेंबर्स का मतलब ये है कि जो आप स्टूडेंट्स हैं अभी आप इनरोल होंगे रजिस्टर, तो इसमें आपकी भी एडिशन हो जाएगी इंशाल्लाह, सही है। या जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो मेंबर्स नहीं बने, जो फ्यूचर में मेंबर बनने वाले हैं, तो वो 526,000 है। तो मीन्स के आपके फ्यूचर अच्छे हाथों में है, सेफ हाथों में, सही है। तो जिस वक्त पे हम स्टार्ट ले रहे थे उस वक्त ACCA नॉर्मली जो बैकवर्ड इलाके होते हैं उसमें नॉर्मली लोग नहीं जानते ACCA क्या होता है, सही है। मेडिकल का हमारा यहाँ पे रुझान ज़्यादा है, इंजीनियरिंग का ज़्यादा है। वही 3 इडियट्स वाला सीन, सही है। आप लोगों ने वो डायलॉग सुना होगा कि अगर बेटा पैदा हुआ तो इंजीनियर और बेटी पैदा हुई तो डॉक्टर बनेगी। तो ये सिस्टम अभी भी हमारा है जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, सही है। सिर्फ इंजीनियरिंग या सिर्फ मेडिकल नहीं है दुनिया में कि अगर वो हम अचीव ना कर पाएँ तो फिर दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत रिवॉर्डिंग कैरियर्स हैं, फील्ड्स हैं जो कि हमें उसके बारे में पता नहीं है। इवन अदर देन ACCA और CA बहुत सारे हैं। आप साइकोलॉजी की फील्ड में जाएं, बहुत लेवल के लोग होते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है। लॉ के साइड पे आप जाएं, रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, सही है। तो अच्छी खासी फील्ड्स हैं, लेकिन हमारे लोगों को या तो नॉलेज नहीं है या अगर नॉलेज है तो पेरेंट्स की तरफ से फिर वो उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है कि नहीं भाई आपने मेडिकल ही करना है। तो अगर आपको पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप एक अच्छे क्वालिफिकेशन की तरफ आ रही हैं। तो एटलीस्ट ये है कि ये अगर आप डायनामिक्स देखें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, सही है, और अच्छी फील्ड है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। सबसे अच्छी बात ये सही है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी निकले तो आपका जो है वो डिमांड है बाहर अच्छा खासा। वाई ACCA लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी, सही है। ACCA में जो मैं कहता हूं कि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ACCA में अच्छी बातें हैं या अगर नेगेटिव एस्पेक्ट हर जगह पे होते हैं, कुछ गैप्स भी होते हैं, सही है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, अच्छी बातों की बात करें, तो मैं कहता हूं कि मैं ये समझता हूं कि सबसे जो अच्छी बात है ACCA में वो है फ्लेक्सिबिलिटी, जो बाकी फील्ड्स में लैक करती है। आप मेडिकल में देखें, इंजीनियरिंग देखें, बाकी बैचलर्स रूट्स देखें, मास्टर्स रूट्स देखें, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। आप अगर एंटर होते हैं बैचलर्स में तो बैचलर में क्या होता है, 4 साल आपने लगाने ही लगाने हैं। अब चाहे स्लो लर्नर हो चाहे बहुत फास्ट लर्नर हो, एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, 4 साल दोनों ने लगाने हैं, सही है। चाहे बच्चा कम पढ़ता हो, ज़्यादा पढ़ता हो, सेमेस्टर तो उनका निकल ही जाता है किसी न किसी तरीके से, सही है। तो वहाँ पे जो आपके पास जो नॉलेज है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको उस तरीके से वैल्यू नहीं किया जा रहा। वैल्यू तब होगा जब आप मार्केट में निकलेंगे तो शायद आपको जॉब इजीली मिले, बाकी स्टूडेंट्स को उतना इजीली ना मिले। लेकिन मसला उधर आ जाते जब आप पढ़ रही हैं, तो होना तो ये चाहिए कि भाई जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तेज़ी से पढ़ रहे हैं, उसका जल्दी क्लियर हो, वो जल्दी मार्केट में आके अर्निंग्स करे, कमाने लगे, क्योंकि वो चीज़ उधर ऑफर नहीं करती वो क्वालिफिकेशंस। ACCA इज़ वन ऑफ द क्वालिफिकेशन जो कि ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है आपके मार्केट आने के लिहाज से भी और आपकी पेपर कंप्लीशन के लिहाज से भी, सही है। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपने कितने टाइम में कवर करना है, वो भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ACCA। ग्लोबल मोबिलिटी अभी हमने उसके ऊपर बात की है, सही है। प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, हाँ, इसमें एक चीज़ है कि ACCA अगर आप करें तो सिर्फ आप ACCA मेंबर नहीं बनेंगे, इसके साथ साथ एडेड चीज़ें हैं जो कि वो भी आप ग्रैब कर सकते हैं, आप वो अपनी CV में ऐड कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिट कर सकती है। जिस तरह अगर आप ACCA कर रही हैं तो अगर आप इसका पहला लेवल करें AFD, वो भी हम डिटेल में देख लेंगे, तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाता है, सही, एक सर्टिफिकेट
जो कि FSC की इक्विवेलेंट होता है। जो बच्चे मैट्रिक के बाद आ रहे होते हैं तो उन्हें ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि भाई हम तो मैट्रिक के बाद आए तो FSC हम नहीं कर चुके, तो बाकी स्टूडेंट्स की बनिस्बत हमारा गैप है। ये नहीं, क्योंकि जब आप पहले 4 एग्जाम्स क्लियर करते हैं या अल्टीमेटली आपका जो FD है कंप्लीट 7 एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ACCA की तरफ से एक सर्टिफिकेट अलॉट होता है जो कि आप HEC की तरफ से वो आप क्लेम कर सकते हैं अपनी FSC की इक्विवेलेंस। सही है, तो आप ऐसे ही कंसिडर की जाओगे जिस तरह एक बच्चे ने FSC किया। सही, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई बच्चा मैट्रिक के बाद आ रहा है तो वो अगर 4 या 7 एग्जाम्स क्लियर करें तो ऑटोमेटिकली FSC की इक्विवेलेंट बन जाते हैं। सही है। प्लस जब आपके ACCA में 4 एग्जाम्स रह जाते हैं एंड 17 में से 13 एग्जाम्स या 13 में से 9 एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, ये भी मैं आपको आगे रूट समझाऊंगा कि 13 और 17 में अलग अलग क्यों कह रहा हूँ। सही है, तो वहां पर आपको ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी जो कि UK की एक यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड के साथ कनेक्टेड है, वहां से आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है। एक रिसर्च रिपोर्ट लिखना होता है जो 2-3 महीने में आप लिख देते हैं, कंपनी को रिसर्च करनी होती है, वो रिसर्च रिपोर्ट लिख के आप सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी को और ऑटोमेटिकली आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है। यानी कोई सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, कोई क्लासेस आपने नहीं लेनी, कोई एग्जाम्स आपने एक्स्ट्रा नहीं देने, ACCA के बेसिस पे ही आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है, वो भी ACCA के सारे एग्जाम्स कंप्लीट करने से पहले। और अगर आप सारे एग्जाम्स कंप्लीट करें, आप 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ले, तो आप मास्टर्स की इक्विवेलेंट बन जाते हैं। आप फिर UK की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आप मास्टर्स की डिग्री भी ले सकते हैं। और इवन बैचलर्स में जो है अभी एक दूसरा भी नया ऑप्शन भी आया है, तो वो भी आप फ्यूचर में जाके क्लेम कर सकते हैं, जो कि 2026 से ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। आप फिर इवन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से BSc भी क्लेम कर सकते हैं। सही है, तो बैचलर्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ जो है ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स से भी आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, और आप इवन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से भी बैचलर्स क्लेम कर सकते हैं ACCA के बेसिस पे विद इन ACCA। सही है, एग्जाम्स कंप्लीट करने से पहले। और अगर आप कंप्लीट करें, 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ले, तो आप मास्टर्स की इक्विवेलेंट बन जाते हैं और आप मास्टर्स भी फिर क्लेम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। सही है, तो ये बातें हैं कि भाई क्या रीजंस हैं कि हम ACCA क्यों ज्वाइन करें। सही है, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये हमें अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स ACCA, फ्लैक्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज। सही है, और बाकी ये कि भाई ACCA के एंड पे सिर्फ आप ACCA नहीं बनते बल्कि आपको डिग्रीज भी मिल जाते हैं और अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से। ये कंप्लीट रूट है जो कि मैंने आपको समझाना है अभी कि ACCA अगर आपका स्टार्ट हो तो आपने कौन से एग्जाम से स्टार्ट लेना है और उसके बाद आपने कितना टाइम लगाना है उसके ऊपर, कितने लेवल्स हैं, हमारा वर्क एक्सपीरियंस क्या होगा, कैसे होगा, और हम लास्ट पे जाके जो मैंने ACCA मेंबर का आपको बताया था अभी 526,000 मेंबर्स। सही है, तो उसमें हमने काउंट कैसे होना है, उसका हिस्सा कैसे बनना है, तो ये कंप्लीट रूट है। सही है। अच्छा, रूट समझाने से पहले मैं जनरली आप लोगों से ज़रा इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि इसमें आप में से मैट्रिक के कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं ताकि मुझे अंदाज़ा हो। तो मैट्रिक के जितने हैं वो बस सिर्फ थोड़ा सा हैंड रेस करके जस्ट मुझे अंदाज़ा हो कि मैट्रिक के कितने बच्चे बैठे हैं। अच्छा, FSC के A लेवल्स O लेवल्स का नहीं पूछ रहा, सिर्फ FSC। सही है, और O लेवल्स मीन्स के जो मैट्रिक की इक्विवेलेंसी है UK क्वालिफिकेशंस में एक ही है। और A लेवल्स आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने कहीं भी कहा हैंड रेज नहीं किया। अच्छा, आप इनके साथ आई हैं और आप, अच्छा आपने पढ़ना नहीं है, मुझे लगा आप उधर से, फिर सही है। और आप, सॉरी मुझे अंदाज़ा नहीं है ज़्यादा, मिस ये इंट्रोडक्शन करानी चाहिए थी, स्टाफ में भी लोग बैठे हैं। अच्छा, चलें तो हम देख लेते हैं ओवरऑल रूट क्या है, कितने एग्जाम्स होते हैं, कितना हमने टाइम लगाना है इसके ऊपर। सबसे पहले जो आपका लेवल है वो है फाउंडेशन डिप्लोमा, जिससे आप लोगों ने इंशाल्लाह स्टार्ट लेना है। अगर कोई A लेवल से हैं, जो कि आई थिंक इस क्लास में कोई नहीं है, सही है, तो वो फिर फाउंडेशन डिप्लोमा नहीं बल्कि डायरेक्ट इस रूट पे आते हैं, अप्लाइड नॉलेज से वो स्टार्ट लेते हैं। इसके जो 4 एग्जाम्स हैं वो ये स्किप करते हैं, इन्हें ऑटोमेटिकली एग्जाम्ड होते हैं और वो डायरेक्ट इधर से स्टार्ट लेते हैं। तो जो मैं 13-17 का कह रहा था वो ये कॉन्सेप्ट है। सही है, इधर अगर आप 17 से 4 डिडक्ट कर लें तो बाकी 13 एग्जाम्स रह जाते हैं। तो A लेवल्स के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ 13 ऑनवर्ड्स वो स्टार्ट लेते हैं। सही है, तो उन्हें 13 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। और जो बाकी के हैं FSC या मैट्रिक या O लेवल्स, उन्हें 17 एग्जाम्स देने होते हैं।
सही है। ये पर एक लंबा कंसेप्ट है कि एफएससी और मैट्रिक को उन्होंने इक्वल क्यों रखा है, दोनों अगर हैं तो वो 17 एग्जाम्स क्यों देते हैं, वो भी एक कंसेप्ट है। अगर लास्ट में हमें टाइम मिले इंशाल्लाह तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन फिलहाल ये है कि आपने इधर से स्टार्ट लेने, फाउंडेशन डिप्लोमा, इसमें आपके 4 एग्जाम्स होंगे। आगे इसके बाद स्लाइड पे वो आएंगे कि वो 4 एग्जाम्स कौन कौन से हैं, उसमें हमने पढ़ना क्या है। सही है। यहाँ आप 4 एग्जाम देते हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट रूट के लिए, प्लस ओ लेवल्स जो कि मैट्रिक के इक्विवेलेंट है। सही है। ऑलमोस्ट यहाँ आपका लेस देन 1 ईयर लग जाता है। नॉर्मल अगर हम इधर का अगर मैं आपको रूटीन बताऊं तो 2 एग्जाम्स हम नॉर्मली 3 मंथ्स में कराते हैं, तो 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स 6 मंथ्स, या बहुत भी लगे तो 7 to 8 मंथ्स। अगर स्लो लर्नर्स हैं वो जल्दी पेपर ना दे तो 7 to 8 मंथ्स में आपके ये 4 एग्जाम्स निकल जाते हैं। सही है, लेस देन 1 ईयर। फिर अगर हम ये 3 एग्जाम्स में लाएं तो नॉर्मली हमारा ये रूटीन है क्रिसेंट के अंदर कि हम ये 3 प्लस ये 4, ये जो 7 एग्जाम्स है पूरे, इस पूरे लेवल को हम कहते हैं AFD। सही है। ये फाउंडेशन डिप्लोमा एंड अप्लाइड नॉलेज को मिला के हम इसे ओवरऑल AFD कहते हैं। सही है। ACCA फाउंडेशन डिप्लोमा लेवल। तो ये जो 7 एग्जाम्स है ये हम टोटल करा रहे होते हैं 1 ईयर के अंदर अंदर। तो आप 1 साल के बाद आपका ये लेवल क्लियर होकर दूसरे साल में आप यहाँ एंटर हो रहे होंगे इंशाल्लाह। सही है। अप्लाइड स्किल्स पे आ जाते हैं। यहाँ आपके 6 एग्जाम्स होते हैं। सही है। वो मैं आपको अभी डिटेल बताऊंगा एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं, सिर्फ मैं आपको काउंटिंग करा रहा हूँ, टाइमिंग बता रहा हूँ कि कितना टाइम आपका लगना है। सही है। अप्लाइड स्किल्स में आपके 6 एग्जाम्स होते हैं, तो 6 और 7 मिला के कितने बन गए? 13 एग्जाम्स आपके बन जाते हैं। सही है। यहां पे जब आपके 13 एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं, 13 आउट ऑफ 17, तो यहां आपको BSc ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, इसका आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप वहां से डिग्री क्लेम कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, थीसिस सबमिट करा के आपको डिग्री मिल जाती है। सही है। ये यहां तक का हिसाब है। अगर इससे हम आगे बढ़े स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल पे, जो कि हमारा एडवांस लेवल होता है, वहां पे आपके 4 एग्जाम्स बच जाते हैं। तो जब यहां आप 4 एग्जाम्स कंप्लीट करते हैं प्लस ये ACCA मेंबर, ये शायद आपको नजर आ रहा होगा, हैविंग प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स, तब आप ACCA मेंबर बनते हैं। यानी सिर्फ ACCA के एग्जाम्स कंप्लीट नहीं करने। सही है। आपके ACCA के एग्जाम 17 कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप 3 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं। सही है। वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप किसी कंपनी में एंटर होकर जॉब कर सकते हैं। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो ACCA के एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद वो ऑडिट फर्म्स जाएं। सही है। या एडवाइजरी फर्म्स जाएं, टैक्स फर्म्स जाएं, उधर वो प्रैक्टिस करें। उधर चूंकि आप ट्रेनिंग पीरियड एक रूट से जाते हैं और वहाँ पे आपको एक किस्म से रगड़ा ज़्यादा मिलता है, तो उसमें लर्निंग भी ज़्यादा होती है, एक्सपोजर भी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर आप मार्केट निकलते हैं, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है, बजाय ये कि आप डायरेक्ट कंपनी आ जाए। लेकिन ऑप्शंस ACCA वालों के पास दोनों होते हैं। सही है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जी जी, आपने पढ़ना है। सही है। जी जी, नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये है कि ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जब आपके अप्लाइड स्किल्स के एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं, आपके पास ऑप्शन है, पड़ा है। सही है। अब आपकी मर्जी है, आपके पास टाइम है तो इधर आप स्टॉप करके, या इधर आप 2 पेपर्स के बजाय 1 पेपर उठा के किसी अटेम्प्ट में साथ में आप ये स्टार्ट कर लें। 2 से 3 महीने सिर्फ लगते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स यही करते हैं, इधर की प्रोफेशनल के एग्जाम्स भी उठा लेते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे इनके इस अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम्स उठाते हैं। सही है। अगर नॉर्मल स्टूडेंट 2 या 3 पेपर्स निकालते हैं 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में, तो फिर उस अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं 1 आध पेपर कम लेके ये साथ में स्टार्ट करा लेते हैं। वो डिपेंड करते हैं। मोस्टली केसेस में अगर आप अच्छी इंस्टीट्यूट से लें, सही है, जो OBU के स्पेसिफिक मेंटोर्स होते हैं, इवन वो इंडिविजुअल बेसिस पे भी ऑफर कर सकते हैं आपको मेंटोरशिप, और वो एकेडमी बेसिस पे भी कर सकते हैं। कराची में भी इसके मेंटोर्स है, लाहौर में भी है, अच्छे खासे, इस्लामाबाद में भी है। और उसमें सबसे अच्छी बात फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ये है कि उसमें आपको कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे जाके क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो जितनी भी मेंटोर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी हैं, चाहे एकेडमी की साइड से हैं चाहे वैसे हैं, वो ये करते हैं कि नॉर्मली वो वीक में 1-2 सेशंस रखते हैं, जूम मीटिंग्स, हर स्टूडेंट के साथ अलग अलग। सही है। 1-to-1 बेसिस पे होते हैं, और आप उनके साथ जूम मीटिंग रख के वो आपको एक टास्क देते हैं, आपको समझाते हैं कि आपने इस कंपनी के ऊपर जो रिसर्च करने हैं, इसमें सपोज करें आपने ये मॉडल अप्लाई करना है इस कंपनी के ऊपर, स्वॉट एनालिसिस, आप शायद ये चीज़ें पढ़ चुकी हैं। सही है। या आपने तो पढ़ी होंगी, कैफ में है या PRC में? PRC कंप्लीट हो गई है, फिर ये शायद ना पढ़ी हो। सही। हाँ, इस भाई को पता है। सही है। हमें पता है कि आप सीनियर है। सही है। हाँ हाँ, वही तो उसमें ये है कि वो सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके होते हैं, आप सिर्फ कंपनी के ऊपर अप्लाई करते हैं।
सही है। तो वो एक आज जूम मीटिंग होती है, वो उसमें आपको समझाते हैं कि नेक्स्ट जो आपने टास्क करने हैं आपने कैसे करना है, आपको समझा देते हैं, फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं। 3 से 4 दिन के बाद आप उन्हें सबमिट कराते हैं और फिर आप वो रिव्यू करके पॉइंट्स रिजॉल्व करते हैं, मतलब आपको सजेस्ट कर लेते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट, हाँ जाहिर बात है, हर इंस्टीट्यूट में अपने अपने मेंटोर्स होते हैं, उनका अपना प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है। हाँ 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 हाँ, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कराची के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उधर भी हर इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई मेंटोर होता है, सही है। इस तरह आप लाहौर में देखें तो लाहौर में आपका क्रिसेंट है, पैक है, स्कैन्स है, हर जो है एकेडमी में आपका एक अलग सा डिपार्टमेंट होता है जो एब्रोड के कोर्सेज कराते हैं, सही है। तो उसमें एक रूट जो है वो बीएससी का भी बन जाता है। तो उसमें ये बाकायदा मेंटोर्स होते हैं, वो आपको ये चीज़ें करा रहे होते हैं, उनका प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है 10-15 साल का, और 10-15 साल से वो बच्चों को करा रहे होते हैं। एग्जैक्टली वही, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जब मैं डिस्कस कर रहा था, शायद आप थी इधर या नहीं, तो मैंने स्टार्ट में यही बताया कि 2026 से ऑनवर्ड्स एक नया ऑप्शन उन्होंने ऐड कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का। तो अभी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो ऑप्शन है वो एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन उसके एक्सपायर होने से पहले पहले उन्होंने दूसरा लॉन्च कर लिया कि जैसे ही अगर एक्सपायर हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप वो भी क्लेम कर सकती हैं। लेकिन वही बात, आप अगर इधर ना कर सके तो इवन इसके बाद सारे पेपर्स आप कंप्लीट करके जब आप फ्री हो जाएं, आपकी जॉब वगैरह लग जाएं, फिर आपके पास टाइम हो शाम को, तो फिर लोग कर लेते हैं। मैंने खुद इसी तरह किया था कि जब मैं क्वालिफाइड हुआ तो उसके बाद जाके मैंने 2-3 महीने बाद या 6-7 महीने बाद जाके फिर मैंने स्टार्ट कर लिया था और मैंने सबमिट किया, सही है। तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इससे पहले नहीं कर सकते, इसके बाद ये ऑप्शन, ये चीज़ है, सही है। तो ये कंप्लीट रूट है टुवर्ड्स एससीसीए मेंबरशिप। तो 17 एग्जाम्स प्लस 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद आप एससीसीए मेंबर बन जाते हैं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यही तो हम फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, मैं उस लफ्ज़ के ऊपर फोकस कर रहा था बार बार, वो यही चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हाँ पेड है, पेड है, बिल्कुल पेड है। वही जो मैंने आपको 2 ऑप्शन बताया ना, कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं, आप फर्म्स की तरफ जा सकते हैं, सही है। तो आप फर्म्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो उसमें पेमेंट आपको मिलती है, स्टाइपेंड हम उसे कहते हैं, लेकिन चूंकि ट्रेनिंग आपकी चल रही है, वो लोग आपको सिखा रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा वो पे नहीं करते, लेकिन इतने पे करते कि आपका महीना उसमें से आपके एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, सही है। लेकिन अगर आप कंपनी की तरफ डायरेक्ट जाना चाहते हैं, इवन आप एससीसीए के एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री भी शिफ्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ इजीली आपका अच्छा खासा पैकेज लग जाता है। हाँ अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। बाकी फील्ड्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बिल्कुल इनफ स्पेस है अभी भी पाकिस्तान के अंदर, कि मैं अगर आपको बताऊं तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अभी आगे हमारा एक स्लाइड आएगा, उसके ऊपर मैंने बाकायदा आपको प्रैक्टिकल दिखाना है एसीसीए के कैरियर्स की वेबसाइट पे जाके, जहां जॉब्स अवेलेबल होती है, और मैंने आपको बाकायदा सामने लाइव दिखाना है कि क्या क्या जॉब्स आ रहे हैं, लाहौर के अंदर कितने जॉब्स है, कराची के अंदर कितने जॉब्स है करंटली आज के दिन, कि कौन कौन से जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सारे इंशाल्लाह आपको बताने हैं। तो ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई आपको पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा कि वो एससीसीए कंप्लीट क्वालिफाइड मेंबर हो। ये नहीं कि वो उसके पेपर्स रह रही हैं या उसने पेपर्स बार बार फेल किए, नहीं, सही से उसने पढ़ा हो, एससीसीए एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हो और वो क्वालिफाइड हो, और वो कहे कि मेरी जॉब नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इफेक्ट करता है लेकिन उस लेवल का नहीं। अगर आपका कोई एग्जाम एक दफ़ा रह जाए तो इतना मसला नहीं है, लेकिन आपका एक ही एग्जाम बार बार आप फेल कर रही हैं, 4-5 दफ़ा फेल कर रही हैं, तो जाहिर बात है मार्केट को इफेक्ट करता है। यानी सपोज करें ऑडिट का कोई एग्जाम है, ऑडिट का आपने सुना होगा ऑडिट कैसे होता है, सही है। कंपनीज के जितने रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम ऑडिट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं सिंपल अल्फाज में, सही। हम देखते हैं कि ये कंपनी जो है ऑपरेट जो कर रही है उसके रिकॉर्ड सही है, उसके खाते सही है कि नहीं है, ये ऑडिट में हम करते हैं। अब ऑडिट का कोई सब्जेक्ट है, आप आगे मार्केट में जाके आप ऑडिटर बनना चाहते हैं और ऑडिट के सब्जेक्ट को आप 9-10 दफ़ा फेल करते हैं, जो कि नॉर्मली कभी कभार हो भी जाता है। तब मार्केट में अगर आप इंटरव्यू दे रही हैं जाके किसी कंपनी में ऑडिटर बनने के लिए, तो वो अगर उन्हें पता चले कि भाई ये पेपर इसका 5-6 दफ़ा फेल हुआ है, तो जाहिर बात है वो उन्हें डर लगेगा, वो ऐसे स्टूडेंट को रखेंगे कि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला होगा। दिए हाँ, एक दफ़ा फेल हो जाए कोई इतना मसला नहीं होता, क्योंकि बहुत एक्सेप्शनल केस में, बहुत एक्सेप्शनल केस में, वरना नॉर्मली एक आध अटेम्प्ट आ जाती है किसी पेपर में, एक अटेम्प्ट आके वो दूसरे में निकाल लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को रियलाइज हो जाता है कि यार मेरी ये गलती आती है। अब कोई स्टूडेंट नहीं करे उसकी अपनी गलती है। और ऐसे हम सिर्फ एससीए की बात नहीं है, आप किसी भी क्वालिफिकेशन में जाएं, आप सीए की बात करें, सही है, तो हर जगह पे फेल्यूर होता है। तो वो ये है कि क्वालिफिकेशन का मसला नहीं होता, वो मसला होता है कि स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ रहे हैं। एससीए ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, इतने एग्जाम स्ट्रक्चर उन्होंने इस तरीके से बनाए हैं कि आप एग्जाम्स इजीली क्लियर कर सकें।
रूट्स उन्होंने इस तरीके से बनाए हैं, हम पढ़ाते ही इस तरीके से हैं, आपको प्रैक्टिकल टेस्ट कराते हैं, असेसमेंट्स कराते हैं, आपके इधर मॉक एग्जाम्स होते हैं आपके प्रॉपर एग्जाम होने से पहले, ताकि आप लोग प्रॉपरली प्रिपेयर हो। अब स्टूडेंट अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा तो जाहिर बात है वो फेलियर आएगा, ये चीज़ें हैं। लेकिन वो जो मार्केट में जो मैथ्स क्रिएट हुए हैं कि एसीसीए तो होता ही नहीं है, लोगों के 10-10-12 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, 5-5 10-10 साल एसीसीए में वो अटके होते हैं, उनके एग्जाम्स नहीं निकलती। सीए के बारे में खास तौर पे ज़्यादा मशहूर है, तो ये गलत है। मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, ये अभी तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले, आई थिंक पिछले मंडे को रिजल्ट आई है सीए के, कैफ नहीं बल्कि जो उनका फाइनल लेवल होता है, हाँ सी फैप और एमएसए जो लेवल है उनका रिजल्ट आए। मेरे अपनी टीम में जो हम क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो अपनी मेरी टीम में एक लड़का जो था वो क्वालिफाई कर गया माशाल्लाह, और दूसरा जो लड़का था उसने 3 एग्जाम्स दिए थे 6 मंथ्स के अंदर, 3 एग्जाम्स, उसमें एक में उसका गोल्ड मेडल आया, और वो भी साथ जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब ऐसी कि अभी हमारा ऑडिट चले तो 1 महीने से फुल वो लड़का जिसके गोल्ड मेडल्स आए हैं, वो लड़का रात के 11-12 बजे तक ऑफिस बैठा होता है, उसके बाद जाके वो स्टडी करता है। तो इस सिचुएशन में अगर कोई लड़का 3 एग्जाम्स क्लियर करके एक में गोल्ड मेडल ला रहा है, इसका मतलब ये है कि इशू क्वालिफिकेशन के अंदर नहीं है, इशू अगर आ रहे तो स्टूडेंट की अपनी तरफ से आ रहा है कि वो सही से पढ़ नहीं रही। तो क्वालिफिकेशन ने भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है, जिस तरह मैंने इधर डिस्कशन की, एंड प्लस एकेडमीज में भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है। वो जिस तरीके से उन्होंने अपने रूट्स बनाए हैं, अपने एग्जाम्स जो एग्जाम वो जिस तरीके से पढ़ा रही हैं, जिस तरीके से असेसमेंट्स करा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल रखी हैं उन्होंने, लेकिन मसला स्टूडेंट की तरफ से। तो वही चीज़। अच्छा, इसमें यह है कि ड्यूरेशन का हमने लिखा है कि ड्यूरेशन मिनिमम 2 years, मैक्सिमम नो सच लिमिट। यानी एससीए में फ्लेक्सिबिलिटी ये है, एक तो एज लिमिट की, किसी भी एज फैक्टर का कोई भी इंसान, वो अगर एससीए में कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी प्रोफेशनल हो जो कि बाहर मार्केट में जॉब कर रहे हो, वो इवन 40 years प्लस हो, 50 years प्लस हो, वो एससीए स्टार्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस तरह बाकी क्वालिफिकेशन में नॉर्मली होते हैं कि एफएससी के बाद आप अगर 1-2 साल स्किप करें तो मैटर करता है। एससीए में ये कोई चीज़ नहीं है, न एससीए आपसे पूछता है, वो सिंपल उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई मैट्रिक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर मैं आपको बहुत एक नई चीज़ बताऊं, शायद आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने ना सुनी हो, तो इस एससीए में इवन मैट्रिक की भी है, जो है रिक्वायरमेंट वो नहीं है, इवन आप मैट्रिक से पहले भी एससीए स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, कॉलेजेस रिक्वायर करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपने पास डॉक्यूमेंटेशन रखनी होती है, और नॉर्मली मैट्रिक से पहले कोई स्टार्ट भी नहीं करता। लेकिन अगर आप एसीसीए की वेबसाइट पे जाके वहाँ आप रिसर्च करें, वहाँ देख लें, पूछ लें किसी से, या आप खुद सर्च करें, तो ये रिक्वायरमेंट है कि 13 years ऑफ एज अगर आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप एसीसीए स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकल लोग देखे हैं जो कि स्टार्ट कर चुके हैं। सही है, हाँ। तो 13 years ऑफ एज होना चाहिए, चाहे आप 6th क्लास में है, चाहे आप 7th क्लास में है, आप 13 years के हो गई हैं, आपके कार्ड में 13 years मेंशन्ड है, एसीसीए को आपने वो सबमिट कराने और आप एसीसीए स्टार्ट कर सकते हैं, और लोग कर चुके हैं। लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से डरते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है कि वो बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ से आए, सो इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि चलिए एटलीस्ट मैट्रिक तक हम वेट कर लें। सही है, लेकिन ज़्यादा तो लोगों के नॉलेज में ये बात होती भी नहीं है, तो चले आप लोग आज ये बात पता चल गई। सही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि एज लिमिट नहीं है और इसमें ड्यूरेशन लिमिट भी नहीं है, आप एसीसीए स्टार्ट कर लें। आप नॉर्मल बेहतर ये है कि आप 3 साल के अंदर अंदर एसीसीए कंप्लीट करें, यही हम स्टूडेंट को रिकमेंड भी करते हैं, और हम इस रूट से पढ़ाते हैं, उन्हें इस स्पीड से पढ़ाते हैं कि 3 साल के अंदर अंदर उनके जो एसीसीए के सारे एग्जाम्स हैं वो निकल जाए इंशाल्लाह। सही है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, उनकी एज ज़्यादा है, तो वो अगर आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ना चाह रही हैं, एग्जाम्स क्लियर करना चाह रही हैं, तो उसमें एसीसीए की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो 5 साल लगाए, 6 साल लगाए, 8 साल लगाए, 9 साल लगाए, 10 साल लगाए, और बीच में किसी के फाइनेंशियल इश्यूज़ आए, कोई और मसले मसाइल हो, सही है, बीच में पॉज लें 2-3 साल का, उसके बाद आएँ तो जिस पेपर में उन्होंने छोड़ा है उसी पेपर से वो आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है एसीसीए के अंदर। प्लस, हाँ आ रहा हूँ आपकी तरफ, प्लस ये है कि 3 साल मैंने वैसे बता दिया, लेकिन इवन कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो और वो ज़्यादा मेहनत करें, इवन वो 2 साल के अंदर अंदर भी एसीसीए कर सकते हैं, 2-2.5 साल के अंदर। सही है। और ऐसे केसेस हमारे सामने हैं, हमारे हैं स्टूडेंट्स की वो इवन 2.5 साल 2 साल के अंदर भी कर लेते हैं। सही है। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन में करा रहा था तो उसमें मैंने लिखा था 2 साल 3 महीने, तो लाइव एग्जाम्पल इज हेयर। सही है। तो आप इवन उससे पहले भी कर सकते हैं। जी, लेस देन 1 ईयर, वही मैंने कहा ना
नॉर्मल हम 6 to 8 मंथ्स में ये 4 एग्जाम्स करा लेते हैं, प्लस ये 3 अगर हम मिलाएं तो ये टोटल करा के फिर 1 ईयर बन जाता है। हाँ, वो डिपेंड करता है, वो ये है कि अगर हम उस रूट को लेके चले ना, तो मार्केट में अब फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है। मैं अगर आपको ऑडिट फर्म्स की बात करूं, बिग 4 की बात करूं, तो बिग 4 की आजकल ये रिक्वायरमेंट है। पहले वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते थे इंटरव्यूज़ में, वो कहते थे भाई आप एफिलिएट हो, आपके एग्जाम्स क्लियर हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हैं, मोस्ट वेलकम, सही है, सॉफ्ट स्किल्स चेक करते थे। वो बैक एंड पे देखते थे कि आपने कितने टाइम में किया, लेकिन वो एक्सप्लिसिटली वो क्राइटेरिया के अंदर मेंशन नहीं करते थे, प्लस वो इंटरव्यू में पूछते भी नहीं थे कि आपने एससीसी कितने टाइम में किया। आजकल बाकायदा ऑडिट फर्म्स, जो कि बड़े ऑडिट फर्म्स है, वो एक्सप्लिसिटली आपसे पूछ रहे हैं कि आपने किस डेट पे स्टार्ट लिया था और आपने किस डेट पे एंड किया। तो वो अगर 3 साल के अंदर अंदर है तो आपको जॉब ऑफर करते हैं, वरना नहीं करते। जो कि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो एक्सप्लिसिटली पीडब्ल्यूसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके अलावा जो केपीएमजी है या ईवाई है या डिलॉयट, जो कि उसका करेस्पॉन्डेंट जो फर्म है यूसुफ आदिल, वो बाकायदा एक्सप्लिसिटली मेंशन करते, रिक्वायर करते हैं कि बहुत भी आपने टाइम लगाया हो तो 3 साल से ऊपर नहीं। तो अगर हम 4-4 महीने करके ये चीज़ पढ़ाएं तो 1 साल 4 महीनों में हमारा AFD प्लस लॉ का एग्जाम हो जाता है। उसके बाद अगर स्टूडेंट को हम 2-2 एग्जाम्स करा के, जो कि नहीं हो सकता, वो मुश्किल है, सही है। प्रोफेशनल के एग्जाम्स 2 कराना 3 मंथ्स के अटेम्प्ट में वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर कराए भी तो 3 साल के अंदर वो खत्म करना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम सेव करके 3 महीनों के अंदर हम 2-2 एग्जाम्स करा के, वो जब 1 साल के अंदर इनका FD हो जाता है तो फिर बाकी 2 साल में इजीली उनके स्किल्स और प्रोफेशनल के एग्जाम्स हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, हम वहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते कि फला इंस्टीट्यूट तो साल से ऊपर ले रहे हैं तो हम साल से कम क्यों ले रहे हैं, सही है। अकॉर्डिंगली हमने अपनी प्लानिंग ऐसी की है, इस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं ताकि अगर बाकी इंस्टीट्यूट 1 साल से ऊपर ले रहे हैं तो हम 1 साल के अंदर अंदर इफेक्टिवली कराएं और स्टूडेंट्स के जो एग्जाम्स है वो भी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो, सही है। चलिए, ये एग्जाम स्ट्रक्चर है। ओवरऑल जो आपके एग्जाम्स है वो अभी मैंने आपको बताया था कि आगे मैं बता दूंगा कि एफडी के अंदर हमारे कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। वो जो हमारे पहले 4 एग्जाम्स होते हैं मैं आपको वो आगे बता दूंगा, लेकिन उसके बाद वाले जो हैं अप्लाइड नॉलेज के, पहला लेवल था फाउंडेशन डिप्लोमा, उसके अंदर 4 एग्जाम्स थे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद जो है अप्लाइड नॉलेज के, ये आपको सही से शायद विजिबल ना हो, अब सही विजिबल है? हाँ, ये अप्लाइड नॉलेज की जो है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक सब्जेक्ट है आपका। दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये अभी आगे स्लाइड में मैंने समझाना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज़ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने क्या पढ़ना है, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, सही है, ताकि आपको नॉलेज हो कि भाई हम क्वालिफिकेशन में आ रहे हैं तो हमने पढ़ना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये नॉर्मल चीज़ है कि जब तक हमें किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव का पता ना हो तो हम कंफ्यूज रहते हैं। हम अगर वो चीज़ स्टार्ट भी करें तो उस तरीके से हम इंटरेस्ट नहीं ले पाते, उस लेवल के हम नहीं पढ़ पाते कि जिस लेवल का पढ़ना चाहिए, सही है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, पीछे रीजन क्लियर हो कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या चीज़ें आगे जाके मार्केट में अगर मैं जॉब करूँ तो किस नौयत की मैंने जॉब करनी है, किस लेवल की जॉब करनी है, ये अगर आपको कंफर्म हो तो फिर इजीली लोग चलते हैं, सही है। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा। इसमें 3 एग्जाम्स आपके यहाँ होते हैं, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अप्लाइड स्किल्स के आपके 6 एग्जाम्स होते हैं। यहाँ पे आपका टैक्सेशन, सही है। ऑडिट जो अभी हमने बात की थी, ऑडिट आपका यहाँ जाता है, ऑडिट एंड एश्योरेंस, सही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, ये 6 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट का जो लेवल है जिसमें हमने 4 एग्जाम्स की बात की थी, वो 4 एग्जाम्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना होता है कि आपके टोटल होते हैं 6 एग्जाम्स, लेकिन आपने अटेम्प्ट करने हैं उसमें से 4 एग्जाम्स। अब वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 एग्जाम्स जो आपके हैं वो कंपल्सरी होते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, SBR एंड SBL। ये 2 एग्जाम्स आपने हर हाल में देने हैं, सही है, इस पे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको ACCA की तरफ से ऑप्शन अवेलेबल होता है कि यहाँ आपने 2 एग्जाम्स अपनी तरफ से सेलेक्ट करने हैं, सही है। आपके एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि इन्हीं सब्जेक्ट्स में से बन के आगे चले गए होते हैं, यानी इसी के एडवांस होते हैं। अगर आप देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है तो इसका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये, यहाँ पे ऑडिट एंड एश्योरेंस तो एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस ये, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो इसका एडवांस SBR रिपोर्टिंग ये, सही है। इसी तरह अगर टैक्सेशन है तो टैक्सेशन का जो है एडवांस ये यहाँ पे आ जाता है। तो हर इन 6 में से हर एक का जो एडवांस है वो यहाँ पे 6 आ जाते हैं। तो इन 4 में से जो आपको ये व्हाइट में नजर आ रहे हैं, इन 4 में से आपने 2 अपने पसंद के उठाने हैं और वो डिपेंड करते हैं कि आप आगे जाके मार्केट में क्या करना चाहते हैं। अगर आप
ये चाहते हैं कि आप ऑडिटर बने तो आप ऑडिट उठा लेते हैं, ऑप्शनल में कोई और आप साथ में रख लेते हैं। अगर आप टैक्स में जाना चाहते हैं तो आप टैक्स रख लेते हैं। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ, बैंकिंग इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकर्स, सही है, शेयर्स वगैरह में जो इन्वेस्ट करते हैं, ये अगर आप वैल्यूएशंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऑप्ट करते हैं। और एपीएम जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ज्यादा कॉस्ट से रिलेटेड है, तो अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप एपीएम पढ़ लेते हैं। सही है। तो एसीसीए ने स्ट्रक्चर भी इस तरीके से बनाए हैं कि वो मार्केट रेलेवेंट हो, कि भाई ये ना हो कि भाई आप कुछ पढ़ना है, सही है, चाहे आप आगे जॉब किसी भी नौयत की करें, चाहे आप ऑडिट में जॉब करें, लेकिन आपने पढ़ने सारे हैं नहीं। उन्होंने ऑप्शंस ऐसे रखे हैं कि आपने जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड है, जिस फील्ड में आपने जॉब करनी है, आप वही चीज़ रेलेवेंट पढ़ो, दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है। अच्छा, फाउंडेशन के ऊपर आ जाते हैं, जो मैंने पहले आपको 4 समझाने थे। बल्कि हम इधर ही लिख लेते हैं। एक मार्कर मुझे मिल जाएगा, मार्कर, हाँ बल्कि पढ़े हैं, सही है जी, आ जाए। जो पहले के 4 एग्जाम्स है, एक आपका होता है FA1, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल, जो अभी आपने पढ़ने हैं, ट्रांजैक्शंस। इसी के साथ आप दूसरा पढ़ते हैं MA1, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। फिर इसी FA1 का जो एडवांस है वो FA2 आ जाता है, और इसी MA1 का जो एडवांस है वो MA2 आप ये पढ़ते हैं साथ में। इन दो को पढ़ने के बाद, यानी आप ये 3 to 4 मंथ्स में पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर आप इन दो की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद जो 3 है उसकी तरफ हम आते हैं। सही है। FA2 जो है वो है रिकॉर्डिंग, बल्कि रिकॉर्डिंग हमने देख ली है, मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। एंड यहाँ पे हैं मैनेजिंग कॉस्ट्स एंड फाइनेंस। अच्छा, ये आपके 4 एग्जाम्स हो जाते हैं, जो कि पहले आपने ये FA1 MA1 पढ़ने हैं, और उसके बाद FA2 MA2 की तरफ आएंगे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड जो है मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, बाकी आपकी दूसरी टीचर हैं, वो आपको इंशाल्लाह उन्होंने पढ़ाने हैं। सही है। अच्छा, हमारे पास टाइम ज़रा शॉर्ट है, तो बाकी भी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सरासत ने इंशाल्लाह आपको बतानी है। अच्छा, ये जल्दी जल्दी से हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना, 5 किस्म के डिफरेंट एरियाज होते हैं, जो कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स इन 5 एरियाज में से बन के निकले होते हैं। सही है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये है क्या चीज़, मैं सिंपल अल्फाज में आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिंपल, आप किसी दुकान पे गए होंगे, किसी शॉप पे, सही है, और वहाँ से आप एक चॉकलेट खरीदते हैं, सही है, और आप पैसे देते हैं और चॉकलेट आपको मिल जाता है, 50 का आपने ले लिया। तो जैसे आप जाते हैं वहाँ, इसी तरह मोहल्ले के दूसरे बच्चे जाते हैं, वो भी ख़रीदते हैं, और फिर महीने के बाद जब चॉकलेट सारे ख़त्म हो जाते हैं, सही है, मैंने बच्चों वाली एग्जांपल दूंगा ना, सारे बच्चे ही बैठे हैं, तो वो महीने बाद वो चॉकलेट्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर उन्होंने और मंगवाने हैं, सही है, बड़े भी बैठे हैं। तो चॉकलेट्स ख़त्म होते हैं तो वो फिर एक बाइक वाला बंदा आता है, या वो एक डब्बे में आते हैं, और वो आपको कहते हैं कि भाई स्टॉक ख़त्म हो गए, तो अभी आप हमसे स्टॉक ले, कंपनीज़ की तरफ से आते हैं ना, फिर वो एक ही दफ़ा में बहुत सारे डिब्बे लेके वो पैसे रख लेते हैं, फिर अगला महीना वो चलाते हैं। सही है। अब चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें जा रही हैं, पैसे भी आ रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं। सही है। अब चूंकि वो एक छोटे लेवल पे बिजनेस है, सही है, कोई प्रॉपर कंपनी नहीं है, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वह एक छोटा मोटा दुकानदार, वो उसने चंद पैसे इन्वेस्ट करके 2-3 लाख या 5-10 लाख वो दुकान में डाल के सामान उसने ले लिया और उसने अपना एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर लिया। सही है। तो वहाँ पे वो जो भी उनकी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक रजिस्टर के अंदर वो लिख रहे होते हैं। अगर आपने किसी दिन कर्ज पे चीज़ ले ली है, सही है, घर में अब्बू नहीं थे,
सही है। और अम्मी कहती हैं कि जाएं अंडे ले आएं नाश्ते के लिए, तो अब्बू तो है नहीं। अब अब्बू नहीं है तो फाइनेंस के जो है डायरेक्टर वो घर पे मौजूद नहीं है, तो पैसे नहीं है, तो आप जाके दुकानदार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब्बू नहीं है, शाम को आएंगे, फिर शाम को पैसे दे देंगे। तो वो क्या करता है, और सिर्फ आप तो करस पे नहीं ले रहे ना, मोहल्ले के बाकी सारे लोग भी ले रहे हैं, तो आपने अपने साथ रजिस्टर में एक साइड में नोट कर लेते हैं कि फला से मैंने शाम को इतने पैसे लेने हैं या इसके इतने पैसे रहते हैं। तो अगर वो अबू भूल भी जाए तो 2-3 दिन बाद वो रास्ते में से गुजर रहे हैं तो दुकानदार भी से आवाज़ देते हैं, हाजी साहब वो आपके पैसे रह रहे हैं, छोटे आए थे। सही है। तो अब ये है कि ये छोटे लेवल पे बिजनेस चल रहे हैं, तो वहां पे रिकॉर्ड्स भी रजिस्टर के अंदर मेंटेन हो रही हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर हम कंपनीज की बात करें, बड़े बिजनेसेस की बात करें, कि जहां पे ये जो हम लाखों की बात करते हैं या 200-300 या थाउजेंड्स की बात करते हैं, ये बात चली जाती है करोड़ों अरबों पे। सही है। मिलियंस एंड बिलियंस पे बात चली जाती है। तो अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स खोलें और आप देखें कि यार यूनिलीवर या नेस्ले जैसे जो कंपनीज हैं उनके फाइनेंशियल में आप देखें तो उनकी बिलियंस में प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं। सही है। तो वो बिलियंस कम नहीं है, बिलियंस प्रॉफिट्स का मतलब ये है कि खर्चे वगैरह सब कुछ डिडक्ट करके उनका प्रॉफिट ये बनता है, सिर्फ मुनाफा। इवन रेवेन्यू उससे भी ज्यादा होता है, 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा। तब वो चीजें आप रजिस्टर में नहीं लिख सकते। उन्होंने जहां से कोई चीज ली होती है, कोई रॉ मटेरियल लिया होता है, सही है, उनके सप्लायर्स होते हैं, उनके कस्टमर्स होते हैं, उन्होंने कुछ चीजें बेचे होते हैं, वहां से उन्होंने पैसे लेने हैं, तो वो बड़े सतह पे चूंकि वो काम चल रहे, तो इसलिए वो रजिस्टर्ड नहीं बल्कि वो सारा सिस्टम पर कंप्यूटराइज चलाते हैं, वहां भी प्रॉपर अकाउंट्स बनते हैं। सही है। ये जो आप रिकॉर्ड्स बनाते हैं ना, इसको हम अकाउंट्स कहते हैं। सही है। तो हर चीज का अलग अलग अकाउंट बना होता है, कैश एंड बैंक का अलग, कि पैसों के क्या हिसाब किताब है। सही है। पेबल्स का अलग, पेबल का मतलब है आपने पे कितने करने हैं, तो इसका एक अलग अकाउंट बना होता है। रिसीवेबल का अलग, मैंने कितने रिसीव करने हैं। सही है। आपके लाइबिलिटीज कितने हैं। सही है। इसी तरह आपका कैपिटल कितना है, आपका अपना खर्च किया हुआ पैसा जो बिजनेस में आपने अपना पैसा डाला है वो कितना है, किसी और का पैसा, लोन्स कितने हैं, बैंक से आपने कितने पैसे लिए, ये सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड मेंटेन होते हैं। सही है। तो ये जो मैंने आपको सारी कहानी समझाई है ना रिकॉर्डिंग, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या रिकॉर्डिंग। ये सारा इस एरिया में फॉलो करता है। और ये रिकॉर्ड्स आप क्यों बनाते हैं, ये कभी आपने सोचा है? दुकानदार तो खैर इसलिए बना रहे हैं ताकि उसे पता हो कि भाई मैंने कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे मेरे पास है या कितने गए हैं। लेकिन कंपनीज इसलिए बनाती है, एक तो वो खुद चेक कर सकें कि भाई हमारे मामलात कैसे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई आपने ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। वो इसलिए ताकि कल को जाके गवर्नमेंट इस कंपनी का ऑडिट कर सके कि ये कंपनी सही चल रही है कि नहीं चल रही। गवर्नमेंट ने क्या लेना है, टैक्स लेना है। यहाँ के पोर्शन पे जब मैं आऊंगा ना, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ टैक्स पे हम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं। सही है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, इसके ऊपर कितने सब्जेक्ट्स है, FA1 वो ऊपर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सही है। कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पैसों का आना जाना। मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स FA2 2 हो गई हैं। फिर आगे FFA फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो 3 मैंने बताए थे ना, उसमें एक लास्ट वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। सही है। तो ये 3 सही है। फिर उसके बाद FR और फिर SBR कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। तो 5 सब्जेक्ट्स इसके ऊपर है। इसी तरह मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये ज्यादा स्पेसिफिक है कॉस्टिंग से रिलेटेड, कि बिजनेस के अंदर सिर्फ खर्चे जितने हो रहे हैं उसको हमने अकाउंट फॉर कैसे करना है, हमने मैनेज कैसे करना है और उसे हमने रिकॉर्ड कैसे करना है। ये सिर्फ खर्चों से स्पेसिफिक है। मैनेजमेंट इंतजामिया से स्पेसिफिक, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना कैसे है। सही है। इससे रिलेटेड ये सब्जेक्ट्स हैं। तो वहां पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन MA1, फिर MA2, फिर इस तरह FMA, ये 3 FD के अंदर हो जाते हैं आपके। सही है। 7 सब्जेक्ट्स में। फिर आगे F5 F9 आपके स्किल्स में से 6 सब्जेक्ट्स में से 2 वो हो गई, 5 हो गई, और फिर लास्ट में उन 2 के एडवांस, तो ये 7 हो गई हैं। सही है। तो 5 + 7 12 बन जाते हैं। इसी तरह ऑडिट के ऊपर 2 सब्जेक्ट्स है। ऑडिट क्या है, यही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कंपनीज ने की है उसको हमने चेक करने, उसकी जांच पड़ताल करनी है कि वो चीजें उन्होंने सही रिकॉर्ड की है कि नहीं, वो फ्रॉड तो नहीं कर रहे, वो चीजें गलत रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे। तो ये आपका ऑडिट में आ जाता है ये पोर्शन। सही है। इसी तरह आपने कभी ये न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, फला कंपनी बंद हो गई, पकड़ी गई, उसमें ये इतना फ्रॉड था, उन लोगों ने पैसे छुपाए थे, जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से आता है, वो ऑडिट वाले लोग करते हैं। सही है। आई एम एन ऑडिटर। अच्छा, टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन है कि गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के ऊपर जितना टैक्स लगाया है वो टैक्स कैलकुलेट करके आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, इसकी जितनी भी सारी कैलकुलेशंस होती है ये सारे टैक्स के पोर्शन में आ जाते हैं। सही है। ये भाई कर चुके हैं इसलिए हंस रहे हैं। सही है। तो टैक्सेशन ये पोर्शन है। ये भाई मेरे क्लास फेल होते। सही है। अच्छा, ज्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। हाँ नहीं, मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, वही मैंने बताया ना
जो स्किल्स में आप 2 पढ़ते हैं ना, तो PM और FM आप पढ़ चुके हैं, सही है। तो मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट 2 किस्म के होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो इसी में से बनता है, सही, इसी में से निकलता है। अच्छा, टैक्सेशन सिंपल, गवर्नमेंट आपको कहती है कि भाई कंपनी ने 1 साल के अंदर प्रॉफिट्स कमाए कितने, सपोज करिए किसी कंपनी का प्रॉफिट था, साल खत्म हुआ, साल के एंड पे उन्होंने कैलकुलेशंस की, उनका प्रॉफिट निकल आया 1 करोड़, सही है। अब प्रॉफिट कैसे निकल आते हैं मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। एक मिसकंसेप्शन होती है सेल्स और प्रॉफिट में, लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, या रेवेन्यू और प्रॉफिट में, सही है। तो अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, सपोज करिए आप ये मार्कर बना रहे हैं, सही है, आपकी कंपनी है, आपने एक मार्कर बनाया, सपोज करिए बनाया जो आपने है वो कितना, उसके ऊपर खर्चा है 50 रुपए खर्चा आया, और आप चाह रहे हैं कि यार ये मैं 80 रुपए का बेचूं, तो अगर आपने 80 का बेचा तो ये 80 जो है ये प्रॉफिट नहीं है, 80 क्या है, ये सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स प्राइस है, सही है। तो ये 80 सेल्स प्राइस है, इसकी जो कॉस्ट है वो आप माइनस करते हैं 50, और यहां जो 30 का है ये प्रॉफिट निकल आता है। जो हम मुनाफे की बात करें ना, मुनाफे का मतलब है खर्चे वगैरह सब कुछ निकाल के जितना रह गए उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन सेल्स क्या है कि आपके जेब में कितने पैसे आए, अब उसमें से हमने खर्चे नहीं निकाले कि कितने गए हैं, सही है। तो ये जो प्रॉफिट है ना, टैक्स किसके ऊपर लगता है, गवर्नमेंट आपको कहती है कि यार ये जो 30 रुपए आपने कमाए ना, इसमें से मेरा हिस्सा है, सही है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो हिस्सा चाहिए हर चीज में, तो उन्होंने यहाँ पे भी हिस्सा मांगना है, सही है, कि आपने 30 रुपए कमाए, इसमें से मुझे ये पै दो, सही है। तो वो आपको कहते हैं कि भाई 10% टैक्स है, सपोज करें 10% टैक्स, सही है। तो अगर आपने 30 रुपए कमाए तो वो कहते हैं इसका 10% कितना बनेगा, 3 रुपए, कहते हैं 3 रुपए निकालो, सही है। तो सपोज करिए किसी कंपनी का प्रॉफिट है 10 करोड़, जो बड़ी कंपनीज होते हैं 10 करोड़ मैंने बहुत कम बताया, 10 करोड़ बहुत कम है बड़ी कंपनीज के लिए, 10 करोड़ उन्होंने 1 साल में कमाए, गवर्नमेंट उन्हें कहते हैं भाई 10 करोड़ में से 10% हमारा है, यानी 1 करोड़ हमारा है। अब कंपनीज अक्सर औकात क्या करती हैं, सही है, कुछ कंपनीज यस इस तरह केसेस निकल आए हैं, हम इसलिए तो ऑडिट करते हैं। कंपनीज ये करती हैं कि वो कहती हैं कि यार वो जो रिकॉर्ड बना रहे हैं उसमें वो 10 करोड़ शो नहीं कर रहे हैं, वो 5 करोड़ शो कर देते हैं, वो अपने रिकॉर्ड्स में 5 करोड़ शो करा देते हैं गवर्नमेंट को कि हमने तो 5 करोड़ कमाए, हालांकि उन्होंने 10 करोड़ कमाए होते हैं। अब अगर 5 करोड़ उन्होंने दिखाए तो गवर्नमेंट ने 5 करोड़ के ऊपर 10% लेना है ना, तो उसका 10% कितना बनेगा, 50 लाख। तो अब 1 करोड़ उन्होंने देने थे, अब वो देंगे कितने, 50 लाख, कुछ लम्हों के अंदर अंदर 50 लाख गायब, सही है। अब ये फ्रॉड कौन पकड़ेगा, ऑडिटर्स, ये ऑडिट है, सही है। और टैक्सेशन, ये जो मैंने प्रोसेस समझा ना, टैक्स कैसे निकलते, तो जो मैंने 10% अप्लाई किया ना, इस तरह इतना इजी नहीं होता कंपनीज के केस में, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, अगेन भाई सही है, बहुत लंबी कैलकुलेशंस होती है। तो ये प्रॉपर एक अलग फील्ड है, एक अलग सेक्टर है, और टैक्स में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सही है, और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। क्योंकि जब कंपनीज आपके पास आती है ना, तो इसके 2 तरीके हैं टैक्स बचाने के। एक, जब आपने 10 करोड़ कमाए, सही है, तो 10 करोड़ एक इलीगल तरीका ये है कि आप 5 करोड़ दिखा के आप टैक्स बचाओ। लीगल तरीके भी इसके होते हैं, कुछ इसके रिलीफ्स होते हैं, कुछ अलाउंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, लेकिन हम जैसे नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता, तो हम 10 करोड़ के ऊपर पूरा का पूरा टैक्स दे रहे होते हैं, 1 करोड़ का। लेकिन कुछ ऐसी रिलीफ्स है जो गवर्नमेंट हमें खुद प्रोवाइड करती है कि यार ये आप लोग अवेल करें, उसमें से आपका अच्छा खासा टैक्स बच जाता है, वो उन लोगों को पता नहीं होते। तो वो फिर टैक्स कंसल्टेंट्स के पास आते हैं, आपसे फिर कंसल्टेंसी लेते हैं, आप उनको फी चार्ज करते हैं, और फिर आप उन्हें तरीके समझाते हैं कि आप इस तरीके से प्लानिंग करो अपनी, सही है, स्टार्टिंग से, ईयर के स्टार्ट में, तो आपका जो खर्चा है वो ज्यादा आएगा, आपके सेल कम आएंगे, और आप इवन एक ही टाइम पे आप प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे, आपके ऊपर टैक्स भी कम आएगा। तो वो फिर चार्ज करते हैं, और अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। अगर आपने उनका 50 लाख का टैक्स बचाया तो 10-20 लाख तो आपके बनते ही हैं, सही है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। तो टैक्स एंड बिजनेस एडवाइजरी, ये जो 4 है ना, इसके अलावा जितनी भी किस्म की एडवाइजरी होती है आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिहाज से, बिजनेस मॉडल के लिहाज से, आप बिजनेस आपने चलाना कैसे है, आपका बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मसले मसाइल है, वो आप कैसे इंप्रूव करें, या आप इधर ये एडवाइजरी देते हैं बिजनेसेस को। आपका कोई इस तरह कोई ब्रांच है जो कि आप उसको शट डाउन करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, सही है, लेकिन 2-3 परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे आप कहते हैं कि मैं सिर्फ एक बंद करना चाहता हूं, अब कौन सा ऐसा है जो कि मैं बंद करूं तो मुझे फायदा होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये भी कंसल्टेंसी कौन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस एडवाइजरी वाले, सही है। तो ये यहाँ पे आ जाते हैं आपके। अच्छा, ये अब हम रिलेट करेंगे आपके जॉब से रिलेटेड। जल्दी मैं आपको एक ACCA के वेबसाइट पे ले जाता हूँ ताकि आपको जरा रियलाइज हो कि ACCA के जॉब्स कितने हैं, कैसे होते हैं। टाइम ज्यादा हो गया, ये हम आ गए हैं, मैंने वहीं पे क्लिक किए, बल्कि क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास तो आ रहा है यार, ये दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट नहीं कर रहे।
ज़रा आ जाएं। अच्छा अच्छा, हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये आ जाएगा जी। जाना है आपने? सही है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। सही, थैंक यू। ये आ जाएं। ये मैंने उसी लिंक पे क्लिक किया है, ये आप एसीसीए करियर्स की वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ आपको सारे जॉब्स मिल जाते हैं जो अभी करंट आज के दिन जो एसीसीए के स्टूडेंट्स के लिए जो एसीसीए एफिलिएट्स हैं उनके जितने जॉब्स आ रही हैं। सही है। अब देखिए मैं आपके सामने जॉब टाइटल भी मेंशन कर रहा हूँ, लोकेशन सबसे पहले हम लोकेशन मेंशन करते हैं। ये हम आ गए पाकिस्तान के ऊपर। ये ये देखें। अब इवन पाकिस्तान के अंदर भी मैं लाहौर के ऊपर जा सकता हूँ, बल्कि हाँ वो विद इन 5 माइल्स मुझे लाहौर की ही दिखा रही है। सही है। ये देखें, ये अब रिसेंट जॉब्स है जो अवेलेबल है। ये एक्सटर्नल ऑडिट मैनेजर ऑडिट के फील्ड की एक जॉब है। EY, अभी जो मैंने आपको बताया ना बिग 4 फर्म्स होते हैं, दुनिया की जो सबसे बड़े ऑडिट फर्म्स है जहां वो ऑडिट करते हैं कंपनीज का। सही है। तो उसमें एक जो ऑडिट फर्म है वो EY है। अब EY की ही एक जॉब है एक्सटर्नल ऑडिट मैनेजर का। सही है। ये अगर हम डिटेल्स में जाए तो ये ACCA ही मांग रहे हैं। देखें ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है ये। सही है। तो यह बिल्कुल न्यू है, करंट है। ये देखें, ये 26 जुलाई 2025 को। सही है। बल्कि आज के दिन ही ये पोस्ट हुई है और 1 महीने बाद ये क्लोज होनी है। तो इसके लिए ACCA के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो अगर आप इधर आए ना तो इन्होंने वो लिख के होते हैं क्वालिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्डिंग प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन सच एज ACCA, और भी है लेकिन ACCA अलॉन्ग विद द थॉरो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन एक्सटर्नल ऑडिट। तो ये जॉब आपके सामने है। सही है। अगर हम और जॉब्स देखें तो ये वही EY का है। EY की 3-4 जॉब्स है। ये सैच लाइट अकाउंटिंग है। यहाँ बाकायदा पैकेज भी मेंशनड है, स्टार्टिंग 80,000 से लेकर 120,000 तक। सही है। ये पेर इंडस्ट्री है। सीनियर ऑडिट एसोसिएट रैकन और ऑडिट, ये एक दूसरी फर्म है। AG रिसोर्सेज, इसके डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, सीनियर टैक्स अकाउंटेंट, मतलब जूनियर लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं। सही है। ये एक ओवरऑल है। इवन आप खुद घर जाके फ्री टाइम में सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये जो है ना jobs.accaglobal.com, ये आप सर्च करेंगे तो आप ये सारे देख सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई मार्केट में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है। ये देखें फाइनेंशियल एडवाइजरी भी आ गई, जो मैंने लास्ट आपको रूट समझाया था ना बिजनेस एडवाइजरी का, उसका भी रोल आ गया। सही है। लाहौर, ये कराची की जॉब है। सही है। असिस्टेंट कंसल्टेंट बिजनेस प्रोसेस सोल्यूशन पेर बिजनेस एडवाइजरी। सही है। ये ऑडिट, ये टैक्स की भी आ गई हैं। अकाउंटेंट, ये जो स्टार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रोल्स थे। सही है। ये सारा चलें, ऑलमोस्ट वी आर अप। और अब क्वेश्चन आंसर सेशन, आपके अगर जो छोटे मोटे क्वेश्चन वो हम एड्रेस करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम इसको क्लोज करते हैं। आपके सरसद हैं वो आपको फिर ब्रीफ करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीज़ों से। जी। किसी की क्वेरीज हो ACCA से रेलेवेंट, एडमिशन से रेलेवेंट नहीं, क्रीसेंट से रेलेवेंट नहीं, वो सरसद आएंगे, वो आपको ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह। ACCA से रेलेवेंट कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे आप बताएं, जल्दी से उसका हम एड्रेस कर लेते हैं। जी। हाँ, आगे का सोच रहे हैं, वॉइस सीरियस है जी। उसके लिए ये है कि आप ACCA करेंगे, वही बता रहा हूँ। ACCA जब आप कर लेते हैं उसमें लास्ट में आपको मैंने ऑप्शनल एग्जाम्स बताए थे, 4 ऑप्शनल एग्जाम्स, उसमें से एक था एडवांस टैक्सेशन, एडवांस ऑडिट। मिस आप सरसद को बुला लें। अच्छा, एडवांस ऑडिट, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सही है। ये जो आपके 4 एग्जाम्स हैं, इसमें से अगर आप एडवांस टैक्सेशन एंड एडवांस ऑडिट पास कर लेते हैं, ये 2 आप ऑप्ट करते हैं, तो ICAW में बाकी आपके सारे एग्जाम्स एग्जाम्प्ट होकर आप सिर्फ 3 एग्जाम्स देते हैं। सही है। तो सिर्फ 3 एग्जाम्स देके आप ICAW मेंबर भी बन जाते हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, बिल्कुल।
हाँ सही है। हम्म, मैं आपको एग्जाम जी मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। सही है। नॉर्मली प्रेफर ये किया जाता है, हम भी ये स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट वो मैट्रिक करने के बाद आएँ। सही है, क्योंकि वो स्कूल्स का जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से हमारा बना है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एससीसी एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप 13 ईयर्स ऑफ एज की बात कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जो उनका जो स्कूलिंग सिस्टम है, जिस प्रोसीजर के साथ वो चलाते हैं, वो बहुत डिफरेंट है हमारे पाकिस्तान के स्कूलिंग से। सही है। यहाँ पे स्कूल में आप बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करते हो कि आपने रोजाना बेसिस पे आके 8 ही सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं और ये आपने एग्जाम्स देने हैं। हर तीसरे चौथे महीने बाद उनका एग्जाम होता है। सही है। और लास्ट में जाके आप एंड पे भी ईयर बाद भी आप एग्जाम लेते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर इतना रिजिड बनाया है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसमें अगर आप स्टूडेंट को एसीसी स्टार्ट करा दे तो वो स्टूडेंट बीच में फंस जाता है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट बच्चा मैट्रिक करने के बाद आए तो वो खुले माइंड से आता है, तो एसीसी कर भी पाता है। अगर वो मैट्रिक से पहले स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन वो कर सकता है। ये है, ऑप्शन है। सही है। अगर कोई बच्चा मैट्रिक के बाद आता है या इंटर के बाद आता है तो वो इंटर का तो कोई फायदा नहीं होता इसमें। एग्जैक्टली वही मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। मैट्रिक के बाद आप आते हैं, आपको 17 एग्जाम देने पड़ते हैं। आप एफएससी के बाद आते हैं, आपको 17 एग्जाम देने पड़ते हैं। हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि मैट्रिक के बाद आए कि जो 2 साल आप एफएससी पे लगा रहे हैं, जिसमें आप अकाउंटिंग रेलेवेंट या एसीसी रेलेवेंट, हमने जितनी बातें की, आप खुद सोचिए, आप में एफएससी के लोग बैठे होंगे, क्या एफएससी में आपने इससे रेलेवेंट कोई चीजें पढ़ी है? कभी अकाउंटिंग की डिफिनीशन पढ़ी है? कभी बिजनेस की डिफिनीशन पढ़ी है? बिल्कुल हरगिज नहीं। सही है। तो जो बच्चा अगर मैट्रिक के बाद भी आए तो जिन्हें यह डर लगता है कि यार मैट्रिक के बाद वो मैच्योर नहीं है, सही है, तो वो रिस्क इधर खत्म हो जाती है। ये मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूं क्योंकि एफएससी में हम वो चीज रेलेवेंट तो पढ़ते नहीं है। अगर हम वो पढ़ते और हम इधर आते तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ यार मैंने ये चीजें पढ़ी हैं तो आगे जाके मैंने उसकी एडवांस चीजें पढ़नी है। जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम आगे एमबीबीएस में चले जाते हैं। तो जिस बच्चे ने एफएससी या मैट्रिक में बायोलॉजी ना पढ़ी हो तो उसे मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन जो बच्चा एचसीसीए में आ रहा है, चाहे वो मैट्रिक के बाद है चाहे वो एफएससी के बाद है, उन दोनों बच्चों को हम जीरो से ही स्टार्ट करा लेते हैं, तो वो दोनों इक्वल है। हाँ हाँ, आईकॉम को थोड़ा सा ईजी मिलता है कि कंप्यूटर की नॉलेज उन्हें जरा होती है, कॉमर्स वगैरह की, तो थोड़ा सा उन्हें फायदा हो जाता है। लेकिन बिल्कुल ये नहीं कि जिन लोगों ने कॉमर्स नहीं किए तो उनका नुकसान है, नहीं। जीरो से हम स्क्रैप से स्टार्ट कराते हैं। उसमें ये नहीं है कि भाई कुछ लोगों ने पढ़ी है तो दूसरे ने नहीं पढ़ी। जी एडीपी मींस वो जो डिप्लोमा रूट होता है। हाँ हाँ, वो भी इसी रूट से आते हैं, इसी रूट से आते हैं। अच्छा बीबीए, हाँ बीबीए अगर आप यूनिवर्सिटी वाले साइड से आते हैं ना, उसमें यह है कि एसीसीए की तरफ से एग्जामिशंस होते हैं। सही है। वो डिपेंड करते हैं कि आपने पढ़ा क्या है और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा। यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करते हैं। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, जैसे लम्स, IBA, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से अगर आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, या आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ये पढ़ के अगर आप आते हैं तो आपको ज़्यादा एग्जामिशंस लेने के चांसेस आपके पास होते हैं कि आपको ज़्यादा एग्जामिशंस मिले। लेकिन अगर आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी से करते हैं या आप ऐसा कोई बैचलर्स करके आते हैं जो कि अकाउंटिंग रेलेवेंट नहीं है, तो फिर आपको एग्जामिशंस मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि आपने एसीसीए की वेबसाइट पे जाना है, एक सिंपल सी चीज़ आपने सर्च करनी है गूगल के ऊपर, एसीसीए एग्जामिशन कैलकुलेटर, और आपने सर्च करना है। जैसे आप उधर जाएंगे, उधर आपको ऑप्शंस आएंगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उस यूनिवर्सिटी में आपने कौन सी डिग्री पढ़ी है, वो आप क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें आगे वो डिटेल्स आपसे मांगेंगे, आपके सामने आ जाएंगे कि आपके ये एग्जाम्स एग्जाम्ड है और आपने आगे इतने देने हैं। सही है जी। अच्छा सर आप आ जाएं। चलिए, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।